हेलो एवरीवन। क्लास 11th फिजिक्स का एक टॉपिक वेव मोशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वेव है क्या, इसके बारे में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात जान लेते हैं कि वेव एनर्जी ट्रांसफ़र का एक तरीका है। एनर्जी ट्रांसफ़र के और भी तरीके हमने पढ़ रखे हैं, जैसे कि कंडक्शन कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन। इन्हीं में एक चौथा तरीका भी है, वेव मोशन। वेव एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाता है। एग्जाम्पल से अगर स्टार्ट करें तो कंडक्शन में क्या होता है, एक रॉड लिया, रॉड के एक एंड को आप हीट कर दो, यहाँ पर कैंडल जला दो। पॉइंट ए को हीट करोगे तो थोड़ी देर बाद पॉइंट बी भी हीट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इसके अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में कुछ ऐसे अरेंज होते हैं, लीनियर पाथ पे बैठे रहते हैं। इस मॉलिक्यूल को हीट मिला, इसने अपने बगल वाले को दे दिया, इसने अपने बगल वाले को दे दिया। ऐसे ट्रांसफर होते होते ये आगे बढ़ता जाता है, यहाँ पहुँच जाता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, पानी लिया, पानी को नीचे से हीट कर रहे हैं, तो सबसे बॉटम पे जो पार्टिकल है, एयर का मॉलिक्यूल है, वो हीट एब्जॉर्ब करके ऊपर राइज कर जाता है। फिर दूसरा मॉलिक्यूल है, वो भी हीट एब्जॉर्ब करके लेके ऊपर चला जाता है। जैसे कि एक कुरियर मैन हो, हीट लिया और ऊपर चला गया। रेडिएशन में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कंडक्शन कन्वेक्शन जैसा रेडिएशन में कुछ नहीं है, ना कोई रॉड है ना पानी। सन है यहाँ पे काफ़ी दूर स्पेस में कहीं, उससे काफ़ी दूर हमारा प्लेनेट है, और बाकी सोलर सिस्टम में प्लेनेट है। बीच में एम्प्टी स्पेस है, कुछ भी नहीं है। सोलर एनर्जी यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी कैसे पहुँच जा रहा है, कोई मीडियम नहीं है बीच में। ये वेव मोशन के थ्रू हो रहा है, बिकॉज सोलर एनर्जी इज अ टाइप ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट। वेव के सिंपलर एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। साइकिल पार्किंग में आपने देखा होगा कि लाइन से साइकिल लगा रहता है। मान लो ये लाइन से साइकिल बहुत सारा लगा हुआ है, किसी ने पीछे से आके एक साइकिल को धक्का दिया तो सारा साइकिल गिर जाता है एक एक करके। इसको डोमिनो इफेक्ट भी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? एनर्जी मैंने पॉइंट ए पर दिया, यहाँ पे ये एनर्जी ट्रैवल करते हुए पॉइंट बी पे पहुंच गया। दिस इज अ टाइप ऑफ वेव मोशन। यहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है क्या, कन्वेक्शन की तरह? कोई साइकिल यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है क्या? नहीं। लेकिन एनर्जी यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, ए से बी चला गया, विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेव। एक तालाब है, तालाब के बीच में पत्थर फेंका, एनर्जी ट्रांसफर मैंने कहाँ पे किया? सेंटर पे। रिपल्स बनना शुरू होगा, तरंग, ये बनते हुए किनारे तक आ जाएगा। यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल सेंटर पे था पहले भी, अभी भी सेंटर पे ही है, बट एनर्जी सेंटर पे नहीं रहा। एनर्जी मैंने सेंटर पे दिया, ये ट्रैवल करते हुए किनारे आ गया। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेव। अब टाइप की अगर बात करें कि वेव के टाइप कितने होते हैं, तो वेव के दो टाइप होते हैं। पहला ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव, ये रहा एग्जांपल ट्रांसवर्स वेव का। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव। दोनों में क्या फर्क है ये समझते हैं। ट्रांसवर्स, अगर पानी के मोशन को अगर देखें, रिपल्स कैसा बनता है, कुछ इस प्रकार का। क्यों बनता है ऐसा? यहाँ पे पत्थर गिरा सेंटर पे, पत्थर ने अपने आगे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस किया। वाटर मॉलिक्यूल्स किधर जाएगा? लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का संख्या बढ़ गया, कन्फाइंड स्पेस है, वाटर इनकॉम्प्रेसिबल है, कॉम्प्रेस नहीं हो सकता, तो वाटर राइज कर गया। राइज भी ज़्यादा नहीं कर सकता बिकॉज ग्रेविटी लग रहा है। तो राइज करने के बाद ये अपने पोजीशन पे वापस आने के लिए नीचे गिरता है, फॉल किया, अगेन ये गिरेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो इसके बगल में एक नया रिपल क्रिएट हो जाएगा।
फिर ये गिरेगा तो इसके बगल में एक और नया रिपल क्रिएट होगा और ऐसे एक के बाद एक रिपल क्रिएट होते हुए एनर्जी किनारे तक पहुंच जाता है। ये ऑब्जर्व करने की बात है कि जब भी पत्थर फेंको आप तालाब में तो एक साथ सारे रिपल्स क्रिएट नहीं होते, कभी नहीं। सबसे पहले ये क्रिएट होगा, ये गिरेगा तो अगला क्रिएट होगा, ये गिरेगा तो अगला क्रिएट होगा। एक बार में सारा वेव क्रिएट नहीं होता। एक पार्टिकल को पकड़ो, उसका मोशन आप ऑब्जर्व करो। लेट्स से इस पार्टिकल को मैं अज्यूम कर रहा हूँ, इसका मोशन कैसा हो रहा है। ये यहाँ पे था, नीचे नीचे था, ऊपर चला गया, फिर ये वापस आएगा। मतलब वाई एक्सिस के अलोंग ये अप डाउन कर रहा है। एनर्जी किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्स की तरफ, इधर जा रहा है एनर्जी। दोनों के डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो जब भी पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन और एनर्जी ट्रांसफर का डायरेक्शन दोनों में 90 डिग्री यानी राइट एंगल बने तो उसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल किसे कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है साउंड। हमें सुनाई कैसे देता है? मैं जो बात कह रहा हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है। हाउ? सपोज ये एक एयर कॉलम है, पाइप है, पाइप के अंदर हवा भरा है। पाइप के एक ओपन मुंह पे किसी ने कुछ कहा। जब साउंड क्रिएट होता है तो साउंड अपने सामने वाले एयर मॉलिक्यूल्स को पुश करता है। ये पुश करेगा, एयर मॉलिक्यूल्स एक के बगल में एक पड़े हुए हैं, इसको पुश किया, इसने अगले को पुश किया, इसने अगले को पुश किया, इसने अगले को पुश किया, और इस तरह से यहाँ पे मैं कान लगा के सुन रहा था। यहाँ पर जो आखिरी मॉलिक्यूल है उसको पुश किया गया और वो जाके मेरे कान के पर्दे से टकराया और मुझे आवाज़ सुनाई दे गया। दिस इज हाउ साउंड ट्रेवल्स। यहाँ पर आप मोशन ऑब्जर्व करो तो एक एयर का मॉलिक्यूल है, इसको इधर से पुश किया गया तो ये स्लाइडली डिस्प्लेस होगा अपने राइट की तरफ, लेकिन वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इसका मोशन कुछ इस तरह हो रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। एनर्जी ट्रांसफर किधर हो रहा है? इधर ही हो रहा है। दोनों का डायरेक्शन आप देखो, दोनों पैरेलल है। एनर्जी ट्रांसफर का डायरेक्शन और पार्टिकल के मूवमेंट का डायरेक्शन दोनों पैरेलल है, तो इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। ट्रांसवर्स में दोनों के बीच 90 डिग्री बनता है राइट एंगल, और लॉन्गिट्यूडिनल में 0 डिग्री बनता है, मतलब लाइंस पैरेलल होती है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेव्स का प्रोपेगेशन कैसे होता है और क्यों होता है। इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपेगेशन ऑफ वेव। पानी वाले एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो हमें क्या दिखता है कि कुछ इस तरह से रिपल्स बन रहा था। अब ये वेव प्रोपेगेट क्यों हो रहा था? यहाँ पे पत्थर गिरा, नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को पत्थर ने डिस्प्लेस किया, पानी राइज किया। राइज करने के बाद पानी वापस अपने पोजीशन को, मीन पोजीशन को, जहाँ पे वो पहले था, यहाँ पर था, रीगेन करने की कोशिश करता है। और इस रीगेन करने की कोशिश में एक नया रिपल क्रिएट हो जाता है। ये भी गिरता है, अपने मीन पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करता है और एक नया रिपल क्रिएट हो जाता है। ये जो अपने मीन पोजीशन को रीगेन करने का टेंडेंसी है, ये क्यों है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण। अगर ये ना हो तो वेव प्रोपेगेट ही ना हो। अज्यूम करो कि यहाँ पे पत्थर गिरा, इसके जस्ट एडजेसेंट में एक रिपल क्रिएट हुआ, ये रिपल क्रिएट हुआ, और ये रिपल गिरे ही ना, ऐसे ही डिफॉर्म होकर रह जाए बस, तो एनर्जी यहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं, प्रोपेगेट होगा ही नहीं। प्रोपेगेट इसलिए हो रहा है बिकॉज ये अपने मीन पोजीशन को पाना चाह रहा है। ऊपर जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल तो वापस अपनी जगह पे वापस आना चाह रहा है। ऐसा ही हर पार्टिकल में होता है, हर मीडियम में होता है। अगर हम एक पॉइंट पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो वो अपने मीन पोजीशन को रीगेन करता है और उस कोशिश में वेव्स प्रोपेगेट होते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। दिस इज द रीजन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। एक वेव ड्रॉ कर लेते हैं, समझने में आसानी होगा। साइनसोइडल वेव सबसे इजी टाइप का वेव है।
वेवलेंथ किसे कहेंगे? वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। ग्रीक वर्ड है, ग्रीक सॉरी वर्ड नहीं, अल्फ़ाबेट है लैम्डा। वेव में जो पीक है, इस पीक को कहते हैं क्रेस्ट। जो डिप्रेशन है इसे कहते हैं ट्रॉ। ट्रॉ मतलब गड्ढा, क्रेस्ट मतलब पीक। तो अगर दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस आप नाप लो तो वेवलेंथ मिल जाएगा लैम्डा। दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस नहीं नाप सकते तो दो ट्रॉ के बीच का डिस्टेंस नाप लो, आपको वेवलेंथ मिल जाएगा। बट क्या जरूरी है कि सिर्फ क्रेस्ट या ट्रॉ के बीच के ही डिस्टेंस को नापने से वेवलेंथ मिलेगा? जरूरी नहीं है। किसी भी दो ऐसे पार्टिकल्स को आप फाइंड आउट करो जिनका स्टेट ऑफ मोशन सेम हो, दोनों सेम ही स्थिति में हो, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस नाप लो तो वेवलेंथ मिल जाएगा। समझते हैं कैसे? मान लो कि आप ये पार्टिकल को अज्यूम कर रहे हो, इस पार्टिकल को, इसका स्टेट ऑफ मोशन क्या है? ये एक्स एक्सिस पे है और नीचे जाने वाला है, अभी नीचे गया नहीं है बट ये नीचे मूवमेंट करने वाला है। ऐसा ही आप एक दूसरा पार्टिकल ढूंढो जो एक्स एक्सिस पे हो और नीचे जाने वाला हो। आगे बढ़ते यहाँ से, आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे मिला। क्या ये पार्टिकल का स्टेट ऑफ मोशन वही है? नहीं, ये एक्स एक्सिस पे तो है बट ये ऊपर जाने वाला है, तो ये हमारा पार्टिकल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमें मिला यहाँ पे एक दूसरा पार्टिकल, ये एक्स एक्सिस पे है और नीचे जाने वाला है, तो इन दोनों का स्टेट ऑफ मोशन सेम है। दोनों के बीच का डिस्टेंस नाप लेंगे, ये मिल गया वेवलेंथ हमें। बीच से भी नाप सकते हैं, बीच से भी हम लोग वेवलेंथ नाप सकते हैं। हमें बस दो ऐसा पार्टिकल ढूंढना होगा जिसका स्टेट ऑफ मोशन सेम हो। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। वेवलेंथ पे बेस्ड एक सिंपल सा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक वेव फॉर्म बना हुआ है, साइनसोइडल वेव। इसके एक वेव का लेंथ है 2 मीटर। फाइंड करना है ए बी और सी डी। ए बी ये डिस्टेंस है, ए यहाँ, बी यहाँ, सी डी। डिस्टेंस ए बी अगर फाइंड करना हो तो ए बी के बीच में कितने वेव्स हैं? ए से स्टार्ट करते हैं। पहला वेव यहाँ पर है एक, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा है। तो ए से बी के बीच में 4 वेव्स है। 4 वेव्स का लेंथ कितना हुआ? 4 × 2, 4 × 2 8 मीटर। इसको ऑब्जर्व करने पे हमें कुछ दिख रहा है, एक फॉर्मूला मिल रहा है हमें कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, जहाँ पे एन नंबर ऑफ वेव्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स 4 है। सी डी मेजर करने चले तो सी और डी के बीच में कितने वेव्स हैं? 4 तो हो गए, बी तक, यहाँ तक 4 वेव्स हैं। बी से डी के बीच में कितने वेव है? आधा वेव है। तो सी डी के बीच में कितने वेव है? 4.5। तो 4 + 1/2, इसे करना पड़ेगा एक वेवलेंथ से, मल्टीप्लाई करना होगा × 2। सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? 2 × 4 + 1/2 × 2। यहाँ पे 4 की जगह पे अगर हम n रखें, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स ये है, तो हमें एक नया फॉर्मूला मिल जाता है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2n + 1 λ/2। ये दो फार्मूले हमें याद रखने हैं। ये पहला वाला फार्मूला तब अप्लाई होता है जब दो ट्रॉ या दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस दिए रखा है। यहाँ पे ए भी ट्रॉ है और बी भी ट्रॉ है, दोनों ट्रॉ के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। ऐसे ही अगर यहाँ ए होता और यहाँ बी होता तो भी ये फार्मूला अप्लाई होता। दो ट्रॉ या क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस दे रखा है तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। बट अगर एक क्रेस्ट है और एक दूसरा ट्रॉ है तो क्या होगा? जैसे कि सी डी के केस में हुआ, सी क्या है? ट्रॉ वाला पॉइंट है, डिप्रेशन वाला पॉइंट है, डी क्रेस्ट वाला पॉइंट है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया। इसका उल्टा भी हो सकता है, सी यहाँ हो सकता था, क्रेस्ट वाला पॉइंट हो सकता था, और डी यहाँ हो सकता था, ट्रॉ वाला पॉइंट। तो अगर क्रेस्ट और ट्रॉ के बीच का डिस्टेंस दे रखा है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा, डी इक्वल्स टू 2n + 1 λ/2। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
For a transverse wave traveling along a straight line, distance between two peaks or crest is 5 meter, while the distance between one crest and one trough is 1.5 meter. The possible wavelengths of waves are, दो पीक्स के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर दे रखा है और एक क्रेस्ट और एक ट्रॉ के बीच का डिस्टेंस 1.5 मीटर दे रखा है। ये दोनों पीक्स के बीच में कितने वेव्स होंगे, वी डोंट नो। इस क्रेस्ट और इस ट्रॉ के बीच में कितने वेव्स होंगे, वी डोंट नो, बट वी नो द फॉर्मूला इन दिस केस। इस केस में फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, और इस केस में यूज करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये यूज करेंगे। तो 1.5 के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 1.5 इज इक्वल्स टू 2n1 प्लस 1 लैम्डा बाई 2। इस केस के लिए अप्लाई कर देते हैं 5 इज इक्वल्स टू n2 लैम्डा। दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3 इज इक्वल्स टू 2n1 प्लस 1 लैम्डा। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। व्हाट डू वी हैव, 5/3 इज इक्वल्स टू n2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2n1 प्लस 1 इंटू लैम्डा। कैंसल आउट हो गया ये। फर्दर करेंगे 10n1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3n2। n1 n2 के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए एक इक्वेशन मिल गया। यहाँ पे n1 और n2 दोनों होल नंबर्स आने चाहिए, बिकॉज दे बोथ डिनोट नंबर ऑफ वेव्स, और नंबर ऑफ वेव्स तो होल नंबर ही होगा। तो n1 की वैल्यू अगर हम 1 ले, n1 इक्वल्स टू 1 पुट करें यहाँ पे, तो हमें n2 क्या फाइंड होगा, n1 1 रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 3, n2 हमें मिलेगा 5। n1 की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो क्या हमें होल नंबर मिल रहा है n2, नहीं। 2 रखे तो ये 25/3 एक फ्रैक्शन बन जाएगा। 3 रखे तो 35/3 ये भी एक फ्रैक्शन बन जाएगा। 4 रखे तो 45/3 ये एक होल नंबर बनेगा। तो n1 की वैल्यू हम 4 रखते हैं तो n2 हमें मिलेगा 45/3 मीन्स 15। अब हमें दो सेट ऑफ वैल्यूज मिल चुकी है। n1 अगर आप इसमें 1 रख दो, 1 रख दो तो लैम्डा कितना मिलेगा आपको, n1 1 रख दो तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 प्लस 1 3 3 3/3 1, लैम्डा 1 हो सकता है। अब अगर n1 की वैल्यू आप 4 रख दो तो लैम्डा क्या मिलेगा, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 3/9 1/3। लैम्डा की वैल्यू 1 हो सकती है या 1/3 हो सकती है, ऐसा कोई ऑप्शन में है 1 1/3, ये सेकेंड ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम आगे देखेंगे वेवलेंथ के बाद कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी, हाउ फ्रीक्वेंटली समथिंग अकर्स, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक यूनिट टाइम में कोई भी काम कितनी बार रिपीट हो रहा है उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर एक काम करने को 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, कोई भी काम करने को 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1/2। एक काम को करने को 5 सेकंड का टाइम लग रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1/5। मतलब 1 सेकंड में 1/5 काम हो चुका होगा। इस केस में 1 सेकंड में 1/2 काम हो चुका होगा। वेव के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साइनसोइडल वेव में पार्टिकल्स का मूवमेंट कुछ इस तरह होता है और वेव प्रोपेगेट होता है। एक पार्टिकल का मूवमेंट आप ऑब्जर्व करो, लेट से इस पार्टिकल को देखते हैं, इसका मीन पोजीशन एक्स एक्सिस पे है, ये यहाँ से ऊपर जाता है, वापस अपनी मीन पोजीशन पे जाता है, फिर उससे नीचे जाता है नेगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर वापस
अपने मीन पोजीशन पे वापस आता है। ये एक कंप्लीट साइकिल है। इस कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में इसे टी टाइम लगा। इस टी टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड, मीन्स टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसे टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो नेक्स्ट टर्म है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? पार्टिकल का मीन पोजीशन यहाँ पर है। डिस्टरबेंस के कारण पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से ऊपर जाता है और फिर नीचे भी जाता है। तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड गिव्स अस अ सेंस ऑफ डिस्टरबेंस। किस पार्टिकल में कितना एनर्जी है, वो कितना डिस्टर्ब किया जा रहा है अपने मीन पोजीशन से, कितनी ऊपर तक और नीचे तक जाके वो ऑसिलेट कर रहा है, उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर दो वेव फ्रंट्स ड्रॉ किया जाए, दो वेव्स का ग्राफ ड्रॉ किया जाए, एक ये है और दूसरा ये है, क्या फ़र्क है दोनों में? इस केस में पार्टिकल काफ़ी कम दूरी ऊपर जा रहा है और काफ़ी कम दूरी नीचे जा रहा है, बट इस केस में अगर देखें तो ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वेव का एम्पलीट्यूड इस वेव के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा है। दिस इज व्हाट एम्पलीट्यूड इज। ये वेवलेंथ है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इस पॉइंट को क्रेस्ट बोलते हैं और लोअर पॉइंट को ट्रॉ बोलते हैं। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वेव इक्वेशन क्या होता है? यहाँ पर एक इमेज है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेव क्रिएट किया गया और ये वेव ट्रैवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर। लेट से इस वेव की ट्रैवल वेलोसिटी है v। स्ट्रिंग के पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? y डायरेक्शन में, ऊपर, देन वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएंगे। वेव किधर मूव कर रहा है? वेव की एनर्जी मूव कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, इस रिलेशन को कहते हैं वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन में कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि y डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम माइनस एक्स बाई वी। यहाँ पे t इज द टाइम जिस टाइम पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जहाँ से वेव जनरेट हुआ है, जहाँ यहाँ से क्रिएट हुआ है, हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड x एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। इस वेव में दो टाइप की वेलोसिटी हमें देखने को मिलेगी, एक पार्टिकल की वेलोसिटी और दूसरी वेव की वेलोसिटी। तो पार्टिकल की वेलोसिटी y डायरेक्शन में है बिकॉज पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग, इसकी कोई कांस्टेंट वेलोसिटी है नहीं, बट वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो दोनों वेलोसिटीज में कंफ्यूज नहीं होता है, जहाँ नहीं होना है, जहाँ पे v लिख रखा है मतलब वो वेव की वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो दिस इज वेव इक्वेशन। इस फॉर्म में हमें जो भी मिले, जो भी इक्वेशन इस फॉर्म को सूट करता है, उसे हम वेव इक्वेशन कहेंगे। साइनसोइडल वेव के केस में ये इक्वेशन बन जाता है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, वेर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रोटेशनल और सर्कुलेशन मोशन में हमने देखा था ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी, मतलब कि 2 पाई रेडियन टर्न करने में अगर किसी बॉडी को t टाइम लगा तो हमें उसकी एंगुलर वेलोसिटी मिल जाती है 2 पाई बाई टी। बट यहाँ पर तो कोई एंगुलर मोशन उस टाइप का दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे ओमेगा का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है एंड एवरी ऑसिलेशन इज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर इस पार्टिकल को आप ऑब्जर्व करो कि ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है, दैट इज अगर एक ऑसिलेशन करने में इसे टी टाइम लगा तो मुझे इसकी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी
2π/t फॉर्मूले से। यहाँ पे एक और टर्म हम डिफाइन करेंगे, के को कहते हैं वेव नंबर। वेव नंबर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वेव नंबर हमें ये बताता है कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में कितने नंबर्स ऑफ वेव हैं। वेव नंबर का फॉर्मूला हमारे पास है 2π/λ। अगर 2π को आप एक डिस्टेंस मान लो, तो 2π डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ लैम्डा है, मतलब कितने कंप्लीट वेव्स हैं, उसे वेव नंबर कहते हैं। इन दो क्वांटिटीज को हमने इसलिए डिफाइन किया बिकॉज हर जगह पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमें नहीं मिलता। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के ट्रांसफॉर्म्ड या चेंज वर्जन भी हमें मिलते हैं।